तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 322 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने फाइनली अपने फॉर्मेशंस को आखिरी क्षणों में ही बना लिया होता है और ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसके साथ हमें यहाँ पे इस एपिसोड में बताया जाता है कि कैसे यूनियन सिटी के फॉर्मेशंस को एल्डर्स कंट्रोल कर रहे थे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पूरी जी जान लगा रहे थे ताकि वो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के आते हुए आर्मी को चारों डायरेक्शंस में रोक सके, जिसके साथ यहाँ पर एल्डर्स को पता चल जाता है कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि उन सारे आर्मी में से एक आर्मी हमारे कोर रीजन्स के बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है। लगभग 800 परफेक्शन स्टेज गॉड एम्प्रेस और साथ में 12,000 लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस वाले बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं और एल्डर्स को पता चल जाता कि हम उनको रोक ही नहीं सकते हैं। अगर ये फोर्स सीधे लू फेंग सिटी लॉर्ड के पास से जाकर टकराएगी तो हमारे सिटी लॉर्ड लू फेंग भी उसको नहीं रोक पाएंगे और एल्डर्स जो कि पहले खुद से उनके ऊपर निराशा छा जाती है, क्योंकि ये बात हमें बताई जाती है कि जो 800 है ना, तो उनमें से एक सिंगल परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पर लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म भी उसकी पावर्स एक पैलेस मास्टर लेवल एग्जिस्टेंस जो कि बिना क्योंकि वेपन्स और सीक्रेट ट्रेजर्स के होना उतनी जितनी पावर्स होती है। अब इस मोमेंट पे लगभग 800 पैलेस मास्टर और लगभग 12,000 एल्डर्स एक साथ अटैक कर रहे थे, वो भी लू फेंग को मारने के लिए। ये पावर्स समझ सकते हो ना कितनी ज़्यादा बड़ी है। उन सब की पावर्स ऐसी नहीं थी कि कोई कैसे भी मार दे, ये सारे लो लेवल ह्यूमन बींग्स थे, तो इनके कोऑर्डिनेट अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, रास्ते में आने हर एक चीज़ को ये मिटा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एल्डर्स को जो कहते हैं कि भले ही इस युद्ध में हम अपने क्लोन्स को खो दें, लेकिन इस बैटल में अगर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे तो हम लोग अपने इस प्रैक्टिशनर्स की तरफ से जीत को हासिल कर सकते हैं। एक बार हमारे सिटी लॉर्ड फॉर्मेशंस को क्रिएट कर दे, वो कोर लेयर में इसको बिछा दे, तो हम लोग उसकी पावर से सबको हरा सकते हैं, क्योंकि हमारे सिटी लॉर्ड लू फेंग की पावर्स अकेले फॉर्मेशंस की पावर हम सभी एल्डर्स के बनाए हुए फॉर्मेशंस को सरपास कर लेगी, जो कि इनफ है इन लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की आर्मी को क्रॉस करने के लिए। जिसके साथ ऐसे ही चलने लगता है। अब देखो लू फेंग के साथ साथ एल्डर्स के मन में भी यही डाउट होता है कि यार कितनी ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स सिटी में सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो टोटल एनिहिलेशंस नहीं होने वाले हैं जब तक लू फेंग अपने फॉर्मेशन को क्रिएट कर लो। जब तक हम जानते हैं कि यार लू फेंग ने फॉर्मेशन को क्रिएट कर रखा है, तो यही मसला है कि कंप्लीट टोटल एनिहिलेशंस तो होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस जंग में, इस युद्ध में आधे प्रैक्टिशनर्स की जान बच जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कि यार हमने किसी को तो बचाया। और एल्डर्स इन सब के बारे में सोचे थे। अब यहाँ पे इन सब के बावजूद एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं। उन्होंने सब कुछ किया जो कि वो कर सकते थे। अगर वो यहाँ पे मारे जाएंगे तो उनके सिर्फ क्लोन से डिस्ट्रॉय होंगे, और इन सारे लोगों के लिए क्लोन्स उतनी बड़ी बात नहीं होती, सारे लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जब तक कि वो अपने यूनियन सिटी को प्रिजर्व कर रखेंगे वो एंड तक जीत ही जाएंगे। जिसके साथ में लू फेंग के कोर रेजिडेंस कोर रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डी किंग, डी मिंग और डी फू दूर देख रहे होते हैं। फाइनली इन तीनों का भी जिक्र हो ही जाता है। वो लू फेंग की मल्टीपल क्लोन्स को देख पा था जो कि एरियाज को गार्ड कर रहा था, और वह उसके आगे ओवरवेलमिंग टाइड ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अनस्टॉपेबल वेव की तरह एडवांस कर रही थी। जिसके साथ डी किंग शॉक होते हुए कहता कि ब्रदर लू फेंग ऑलरेडी एक अल्ट्रा लिमिट लेवल बैंक को मार डाला है, और अभी उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हो गई कि वो एक साथ चार अल्ट्रा लिमिट लेवल एग्जिस्टेंस को संभाल रहा है, जो कि यार सच में इन सब के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अल्ट्रा लेवल एग्जिस्टेंस यार वो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस के होते हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल लो लेवल में आते ही नहीं हैं। अगर यहाँ पर लू फेंग अकेले उन सबसे फाइट करता तो एक क्लियर साइन था कि यार लू फेंग उन सबको हरा देता। लू फेंग ऑलरेडी अभी डार्क होली रियलम के
अंदर एक हाई लेवल के ऊपर तक पहुंच चुका है। अगर लू फेंग अभी डार्क रियलम में होता ना तो उसकी पावर्स मेजॉरिटी ऑफ बंदों मतलब जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी ले लो उन सबको भी सरपास कर देगी। अब देखो ये 9 रिवर होली रियलम है तो यहाँ के मॉन्स्टर्स थोड़े से कमजोर होंगे, और वहीं बात करें डार्क होली रियलम की तो वहाँ के पावरफुल कल्टिवेटर्स के हिसाब से वहाँ के मॉन्स्टर्स भी स्ट्रांग होंगे। लेकिन उन सब के होने के बावजूद भी लू फेंग वहाँ के मोस्टली मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाबी हासिल कर लेगा। कुछ मॉन्स्टर्स होंगे जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि यार वहाँ ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं ना जो कि यार केज को ब्रेक थ्रू करने जितनी पावर्स को रख चुके होते हैं। उनकी उस वक्त की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि यार अपना पैलेस मास्टर युंग तक उसको सोल पॉल्यूशन हो गई तो वो अभी तक ठीक हुआ ही नहीं है। जिसके साथ यही सारी बातें हो रही थी, जिसके साथ डी किंग भी कहता कि ब्रदर लू फेंग ऑलरेडी हमारे डार्क होली रियलम के पीक टायर एग्जिस्टेंस में से एक आ चुका है। डीफू भी कहता है कि वो तो हमारे 2 एंचेस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो गया ना, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे डीफू पूछता है कि यार सच में ऐसा ही ना। अब यार डीफू को एक चीज पता होनी चाहिए, लू फेंग ने ऑलरेडी उसको सरपास कर रखा था। अब 2 एंचेस्टर्स तो लू फेंग के सामने घंटा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो बच्चों के सिवा कुछ नहीं है। अब डी किंग भी कहा था कि नेचुरली 2 एंचेस्टर हम सबसे सिर्फ एक ही लेवल ऊपर है जो कि युंगलान सिटी के एल्डर्स के जितने आते हैं, और लू फेंग के सामने वो तो एक सिंगल मूव के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। जिसके साथ यहाँ पे वो आगे कहता है कि उसने सिर्फ 1000 एपोज ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में बिताए थे, उसने अपने आप को इटर्नल ट्रू गॉड से पाइनेकल ऑफ ऑरिजिन कॉन्टिनेंट तक ले गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार वो ऑरिजिन वर्ल्ड में भी ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन वो तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल गया क्योंकि उसकी पावर्स कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही टाइम्स टीम अप किया था और अब देखो लू फेंग को वो युनलान सिटी का सिटी लॉर्ड बन चुका है। यहाँ पे डी किंग इमोशंस में बह चुका था। डीफू भी सामने देखता है और कहता परहैप्स ब्रदर लू फेंग सच में केजुअल को ब्रेक थ्रू कर सकता है और उसका ये डेस्टिनी है और वो एक ट्रू हनुमान लाइफ फॉर्म बन पाएगा। जिसको सुनकर डीफू की यार कह सकते हैं यार कि इसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यार सबको पता है कि आखिरकार केजुअल से एस्केप करना और एक ट्रू ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनना ये कितनी बड़ी बात होती है। हर एक प्रैक्टिशनर का सपना होता है जो कि कभी सच ही नहीं होता, मतलब सच में इतना हार्ड होता है। जिसके साथ यहाँ पे वो कहता कि अगर वो सच में इसमें कामयाब हो पाए तो हमारे लिए ऑनर की बात होगी कि हम लोग एक ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने कि केजुअल से ब्रेक थ्रू किया है। अब डी किंग कहता कि देखो इतना भी आसान नहीं है। डार्क होली रियलम की भी बात करें तो उसमें से भी कई सारे बंदे थे जिन्होंने केजुअल को ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन वो सभी लेजेंडरी एग्जिस्टेंस मौजूद मतलब वो सभी लेजेंडरी एग्जिस्टेंस थे। लेकिन बात करें लू फेंग की तो यार उसे भी बहुत सारी हार्डशिप को सामना करना पड़ेगा, जिसके साथ उनमें कई सारी बातें होने लगती है। डीफू डी किंग वो अपने क्लोन्स को भेजते और यार उन्हें तो डर ही नहीं था, वो अपने क्लोन्स को भेजते ताकि वो यार युद्ध में कुछ कंट्रीब्यूशंस कर सके। वहीं पर डीमिंग की बात करें तो अपने प्रीवियस डिस्पेयर से अभी एक सर्वाइवल के होप में आ चुका था। वो अभी अपने आप को शांत रखे हुए था क्योंकि उसके पास बेचारे के पास क्लोन नहीं था। मरता तो समझ लो धरती से खत्म हो गया। यहाँ पे दिखाया जाता कि वो सब ऐसे ही शांत खड़े हुए थे। जिसके साथ हमें यार जितने भी बाकी के प्रैक्टिशनर्स थे ना उन सबको दिखाया जाता है जिनकी हालत सच्ची में खराब हो रखी थी। यहाँ पे ऐसे ही वो सब देखते कि आर्मी आ रही है और कहने लगती सिटी लॉर्ड आल को यहाँ पर होल्ड ऑन करना ही होगा। अब सब चीज हमारे सिटी लॉर्ड लुओ पे ही डिपेंड करता है। अब जितने भी प्रैक्टिशनर्स थे जो कोर एरियाज में थे वो मेनली मिड गॉड एम्पायर लेवल या फिर हायर या फिर उससे स्ट्रॉन्गर बंदे थे। जो आउटर रीजन में वो अर्ली स्टेज वाले बंदे थे। कोर एरियाज की तो बात ही अलग है, वहां तो मिड वाले भरे ही होंगे। और मोस्ट ऑफ द यहाँ पे जितने भी बंदे थे उनके पास क्लोज टेक्निक नहीं थे और उनकी सिर्फ रियल बॉडीज मौजूद थी। उनके कई सारे सपने होते हैं, मतलब हर एक बंदों के अपने अपने सपने अपने अपने ख्वाब होते हैं। उन्होंने भी यार इतनी मेहनत करके अपने आप को इतना आगे लाया था तो आखिरकार वो अपने आप को डेथ के सामने समर्पण कैसे कर सकते हैं। और वो यहाँ पे कहते हैं कि पूरी की पूरी एक आर्मी आ रही है, सिटी लॉर्ड लू फेंग उनको नहीं रोक पाएंगे। और कुछ प्रैक्टिशनर्स तो मानो हार्ट अटैक ही आ चुका था, मतलब कि वो अपनी मौत को आते हुए देख रहे थे। वो देख रहे थे कैसे अब उनका भी मौत आने वाला है।
जिसके सामने लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर उन बंदों के बीच में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है कि फाइनली हम लोग अपने खाने को खाने वाले हैं। उनकी आंखों में बस इतना ही था कि एल्डर्स को मार डालो, यूनियन सिटी का खात्मा हो गया, जिसके साथ वो बड़ी ही मजे से सबको खा सकते हैं, जिसके साथ वहाँ पर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ 4 अल्ट्रा लिमिट लेवल को दिखाया जाता है, जो कि फिलहाल में भी लू फेंग से फाइट कर रहे थे और कहता है कि हमारे पास अभी भी चांस है कि हम लोग सबको मार सकेंगे और यहाँ पर किसी को भागने नहीं देंगे। मतलब वहाँ पर वो सबको मारकर भागने की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे उनकी जो डिसएडवांटेज थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार लू फेंग के ऊपर वो सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अटैक कर दे, वो सभी कोर एरियाज में आ जाए, तो लू फेंग को अपना पूरा ध्यान, अपने पूरे स्ट्रेंथ को उन सभी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म आर्मी को रोकने में लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये चारों मिलकर लू फेंग का खात्मा कर देंगे और वहां पर फिर से धमाके होंगे। समझ लो तो पूरे सिटी का खात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पर उन सबका यही प्लान था। लेकिन यहाँ पर प्लान में मिट्टी डालने के लिए लू फेंग फाइनली अपने पावर्स को बुलाता है। अभी तक देखे तो अभी तक यार 10 मिनट बीत चुके हैं। 10 मिनट से कुछ नहीं बकवास थी चैप्टर्स में। फाइनली जो कल के एपिसोड में हुई थी कि लू फेंग ने अपने फॉर्मेशंस को इनक्राफ्ट कर लिया था, फाइनली यहाँ पे दिखाया जाता है। वो लोग सोच रहे थे और सडनली कि पूरे के पूरे यूनियन सिटी के ऊपर एक ब्राइटिंग साइड आ जाती है। समझ लो कि एक सूरज ही निकल चुका होता है। जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और प्रैक्टिशनर्स थे वो सब उस चीज को सेंस कर पा रहे होते हैं। सभी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। वो आसमान पहले काले बादलों से घिरी थी, जहां पर बहुत मिस्ट और ड्रिजल मौजूद थी, जो कि यूनियन सिटी में कह सकते हो कि युद्ध के समय कैसा वो माहौल हो जाता है। वो काले बादलों की वो हवाएं चलने लगती, सेम टू सेम वैसी सिचुएशन से। लेकिन जैसे वो लाइट आती है और सूरज निकलता है, वो सभी गायब होने लगती है। आसमान पूरा का पूरा दम कह सकते हो साइन करने लगता है। एक नीला आसमान आ चुका होता है, जिसके ऊपर एक ग्लोइंग जेड होती है और उसके अंदर से काफी सुनहरी से लाइफ फोर्स निकल रही थी। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है ग्राउंड को, जहां पे एक पिच ब्लैक आ जाती है, जहां पे एक इनलेस ब्लैकनेस मौजूद थी, जो कि किसी फॉग और इंक की जैसे होती है और पूरे के पूरे जमीन पे रेंगना शुरू कर देती है। मतलब कि यार ये इन एंड यांग की जैसी हो गई थी। ऊपर पूरी लाइट थी तो नीचे यार पूरा का पूरा कोहरा था, पूरा का पूरा ग्राउंड ही ब्लैकिश कुछ से भर चुका था। अब इस मूवमेंट में दिखाया जाता है कि एजुरे हेवेंस एंड ब्लैकन वो अर्थ को घेरना शुरू करती है और सेलेस्टियल पैलेस और डार्कन ग्राउंड एक साथ मर्ज होने लगती। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे एक फेनोमेनन हो रही थी, जो कि ग्राउंड को किसी दलदल की तरह बना रही थी उन मिस्ट की, जिसको देखकर जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे जो कि सिटी के एज पे मौजूद थे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो सिटी के एज के पास थे, लेकिन फिर भी वो सब काफी ज्यादा खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। उनके लाइफ फोर्स वो काफी जल्दी जल्दी गिरने लगती है, खत्म होने लगती है और कुछ मेयर हार्ट बीट्स के साथ वो कोलैप्स होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। जो आसमान में उड़ रहे थे वो भी यार कोलैप्स होकर नीचे गिरना शुरू होते हैं। अर्लियर जब वो एल्डर्स के फॉर्मेशंस को फेस कर रहे थे तो आर्मी उन सब के पावर्स को विथस्टैंड कर पा रही होती, वो उन सब से यार फाइट बैक कर पा रही होती है। और अभी के फिलहाल ये पता नहीं क्या हो गया था, मतलब कि यार वो एकदम से आसमान से टपकने लगे होते हैं और वो अभी ऐसे चल रहे थे। यहाँ ना ही कोई अटैक का चांस था और ना ही कुछ और हो रहा था, लेकिन फिर भी आउटर मोस्ट लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो आसमान में किसी चींटी की तरह, किसी पानी की तरह टपकना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेंजली कोई भी विजिबल वॉन्ट्स नहीं था, कोई भी ऊपर फिजिकल अटैक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी वो गिर रहे थे, जिसको देखकर वहां पे सब कहते कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। जिसके साथ वो कहता कि ये तो फॉर्मेशन है, हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशंस, जिसके साथ हमें बताया जाता कि यूनियन सिटी के अर्लियर में 4 लीजन्स ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे। वो एल्डर क्लोन्स के फॉर्मेशंस को अवॉइड कर रहे थे ताकि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सके। लेकिन इस मोमेंट पे यार एक ग्रैंड मिस्टीरियस फॉर्मेशंस पूरे के पूरे सिटी को निगल चुकी होती है और उनके खुद के बंदे आसमान से मर कर नीचे गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पैनिक और गुस्सा पूरी तरह से इरप्ट होना शुरू हो जाता है। और तभी एक फैंट सियान मिस्ट पूरे के पूरे आसमान से गिरने लगती है, जो कि
वो उसी ब्लैक पिच फॉग के साथ मिलने लगती है और दोनों मिस्ट एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड करने लगती है और रैपिडली वो सारों के चारों 4 लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म लीजन्स को भी घेरने शुरू कर देती है। मतलब कह सकते हो कि लू फेंग कैसे अपने ब्लड मिस्ट की पावर को यूज करता है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा होता है। वहां की जो एक आसमान की सियान निकलती है और जो जमीन की ब्लैक पिच फॉग होती है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होकर उन 4 रीजन आर्मी के साथ ही उसको कवर अप करना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब मिस्ट से प्रैक्टिशनर्स को कोई भी खतरा नहीं होता है, जिसको देखकर यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन्स में आ जाते हैं कि यार ये ब्लैक सैंड मिस्ट क्या है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही ऑर्डिनरी सा चीज़ होता है प्रैक्टिशनर्स के लिए। लेकिन यार जो लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे उनको अच्छे से पता था, वो ऑलरेडी यार अपने सील्ड को, अपने प्रोटेक्शन फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करना शुरू करते ताकि वो उसी ब्लैक सैंड मिस्ट को अपने अंदर आने से रोक सके। उसने अपने डिफेंसेस को काफ़ी हद तक बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें यहाँ पे दिखाया जाता कि कुछ ऐसे एरियाज थे उनके बैरियर्स में जो कि काफी ज्यादा वीक थे और वो उन बैरियर्स को तोड़ते हुए वो सियान उसके अंदर चलने जाने लगती है। इसके साथ जैसे ही वो मिस्ट और सियान कह सकते हो फॉग उन सबके बॉडीज के साथ कांटेक्ट में आती है, वो किसी वेनम की तरह उसके अंदर स्प्रेड होने लगती है, जो कि उनके लाइफ कोर्स को ही टारगेट कर रही थी, उनको निशाना बना रही थी। एक सिंगल टच उनकी लाइफ कोर्स कोर क्रैक हो जाती है, खुल जाते हैं, एकदम से बुझ जाती है, मतलब कि बंदे एकदम से खत्म हो जाते हैं। एक एक करके जितने भी 4 इन्वेडिंग लीजेंड्स के अंदर वीकर मेंबर्स थे वो अपने लाइफ कॉर्प्सेस को भी नहीं बचा पाते, लाइफ को डिस्ट्रॉय होती है, वो आसमान में नीचे टपकना शुरू हो जाते हैं। इसको देखकर यार बंदों की ना हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि जल्दी से सब कोई होल्ड ऑन करो, अपने वीक पॉइंट को प्रोटेक्ट करो, कोई भी वल्नरेबिलिटी को शो मत करो, हम सबको अपने कमजोरी को नहीं दिखाना है। जिसके साथ वो अपनी पूरी कोशिश करना शुरू करते कि यार कैसे भी करके हम अपने फॉर्मेशंस के लेयर्स को प्रोटेक्ट कर सके और वहां पर ये सब चलने लगता है। लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले, जितने भी वीकर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे ना वो यार एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं, वो टपकना शुरू करने लगते हैं, जिसके साथ ऐसे ही चलने लगती है। और वहां पर पता चलता है कि असल में ये अटैक लू फेंग का काउजन इफेक्ट कर्स अटैक होता है, जो कि किसी भी एनर्जी शील्ड और डायरेक्ट अटैक को अवॉइड कर सकता था। मतलब कि इस मिस्ट के ऊपर एनर्जी शील्ड काम ही नहीं करती। और डायरेक्टली अटैक की बात की जाए तो यार फॉग है, फॉग में तुम अटैक करोगे तो क्या ही घंटा कुछ होगा। जिसके साथ यार ये जितने ज़्यादा इंटेलिजेंस थे, मतलब जो इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म्स थे जैसे कि हाई लेवल की, उन्हें समझ में आ जाता है कि यार ये नेचुरल अटैक को हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन यार इनके मतलब ये थोड़ी ना था कि वो अपने डिफेंस को कुछ कर देंगे, वो अपने फॉर्मेशंस की पावर को बढ़ाना शुरू करते ताकि वो इसको रोक सके। लेकिन कुछ नहीं होता, हर एक साइलेंट के बाद, हर एक सेकेंड के बाद एक साइलेंट डेथ होती है। लीजेंस अपने आप को वीक महसूस करने लगते हैं और या वो सियान उनके लाइफ फोर्स को ड्रेन करना शुरू करती है, जिसको देखकर जो 4 लीजेंस थे वो अपना पूरा जी जोर लगा देते और कहते कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। जिसके साथ वो अपने फॉर्मेशंस में उतनी ज़्यादा स्किल भी नहीं थे कि वो उस सियान को आते हुए रोक सके। और लू फेंग उन पे यही चीज अटैक कर रहा था। लू फेंग के फॉर्मेशंस के रेंटलेस अटैक्स के कारण उन सबकी कैजुअलिटीज पहाड़ छूना शुरू करती है। जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि 9 रिवर होली वेलम की बात करें तो हर एक प्रैक्टिशनर्स हेवन एंड अर्थ के द्वारा सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये मेरा सिटी है, मैंने अपने सिटी के फॉर्मेशंस को चैनल किया है और मैं यहाँ का सिटी लॉर्ड हूँ, तो यहाँ के फुल पावर्स को मैं चैनल कर सकता हूँ। और एक सिंगल टेक्निक जो उसने एक्सिक्यूट की थी वो उसको पूरे लो लेवल लाइफ फॉर्म्स की एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर दिया था। इस बैटल की वजह से यार वो फुल अल्ट्रा लिमिट लेवल बैंक्स भी काफी ज्यादा हिल चुके होते हैं। जिसके साथ वहां पे वो कहते हैं कि यार ये लू फेंग का फॉर्मेशन कंप्लीट कैसे हो सकता है, ये तो उन सारे एलर लेवल क्लोन्स के ज्वाइंटली बनाए हुए फॉर्मेशन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उन सबकी भी हालत खराब हो जाती है, मतलब कि ये चाह तो होल्ड ऑन कर नहीं पाते। अगर इनकी आर्मी भी धीरे धीरे करके खत्म हो गई तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। और लू फेंग इन सबको यहाँ से इतनी आसानी से जाने भी नहीं देने वाला था। अब यहाँ पर उन चारों को ये पता चल जाता कि जो फॉर्मेशन आसमान में बिछी हुई है वो फॉर्मेशन है जिसे कि एक सेमी ह्यूमन लेवल डॉ ही डिप्लॉय कर सकता है। जो बंदे अपने आप को इस लेवल तक ले जाते हैं उन्होंने अपने आप को डॉ को फ्यूज कर रखा था, साथ में अपने आप को लेट स्टेज गॉड एम्पर रियलम तक में कल्टीवेट कर रखा होता है, जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। और यहाँ पर डार्क होली रियलम में भी काफी ज्यादा रेयर होती है।
लेकिन प्रैक्टिशनर्स और लो लेवल ह्यूमन लाइफ फिल्म्स की बात करें तो उन्हें पता होता है कि यार सेमी ह्यूमन इनलाइटमेंट लेवल के बंदे कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो उन सबसे भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो कि 2 सेमी ह्यूमन लेवल डॉग्स को मास्टर कर रखा था, जिसके साथ वो चारों बंदे क्या था कि आखिरकार ये फॉर्मेशंस इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकते हैं और इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग फॉर्मेशंस इतनी जल्दी बन कैसे सकती है। ये तो हमारे एक्सपेक्टेड टाइम से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और चारों के चारों अल्ट्रा लिमिट बेइंग या कह सकते हो कि डर वाले माहौल में चले जाते हैं, क्योंकि यार लू फेंग ने अपने फॉर्मेशन से उन सब के अंदर जो डर पैदा किया था ना, उन सब की फट पड़ी थी, जिसके साथ हमें पता चलता है कि लू फेंग ने अपने से फर्स्ट लेयर को ही बिछाया था, लेकिन उसके ऑलरेडी ये फर्स्ट लेयर की फॉर्मेशन पैलेस मास्टर युंग यंग और उसके पीक लेवल बांधे को भी डैमेज उसको सरपास कर सकती है। इसके साथ वहां पे जितने भी आर्मीज थे ना लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के, वो अपने चारों बंदों से पूछते कि मेरे किंग आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। हमारे जितने भी बंदे वो एक एक करके मारे जा रहे हैं और हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये ब्लैक सियान मिस्ट हर जगह है जो कि हमारे एनर्जी को डिवोवर कर रही है और ये हमारे सोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को भी कट कर रही है। हम अपने आप को रिकवर भी नहीं कर रहे। अगर ये चलता रहा तो हम लोग सिर्फ कमजोरी होते रहेंगे और सारी एनर्जी सूख कर मारी जाएगी और उन्हें पता चल जाता कि यार वो अपने मौत के कगार पे हैं। जिसके साथ प्रैक्टिशनर जितने भी थे यूनान सिटी में, वो यार इन सब को देखने लगता है, उन सब में काफी ज्यादा जोश आ जाता है। लेकिन यार लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की तो वो लू फेंग के एरे में ट्रैप हो चुकी थी और वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो लू फेंग के द्वारा उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने लगते हैं, जिसके साथ यहाँ पे चारों अल्ट्रा लिमिट लेवल बेंग्स को ये रियलाइज हो जाता है कि हम लोग हार चुके हैं और फाइनली यहाँ पर उसे पता चल गया कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि लू फेंग बैक पे आ चुका था। वो यार अगर स्टॉल करता रहा टाइम को तो वो लोग भाग भी नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे लू फेंग और टाइम वेस्ट किया उन सब का तो यार उन सब की पावर्स कम हो जाएगी और 200 एल्डर्स क्लोन्स और लू फेंग एक साथ मिलकर अटैक करेंगे तो ये चारों और बाकी के आर्मीज भी यहाँ से निकल नहीं सकते। जिसके साथ वहाँ पर एक वॉइस उन सभी परफेक्शन स्टेज गॉड एम्प्रेस और लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के माइंड में आती जो कहती है जितने भी 4 रीजन से जल्दी से रिट्रीट करो, हमें वापस चलना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम यूनिवर्सिटी सिटी के रेंज को ब्रेक फ्री करते हो तो तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन एक चीज जैसे ही तुम बाहर निकलोगे रास्ते के बीच में जितने भी प्रैक्टिशनर्स को मार सको सबको मार डालना। हम लोग फ्रीडम को तो गेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सफिशिएंट मास केयर से हम लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन और ब्रेक थ्रू को जरूर ला सकते हैं। और एक ऑमनियस कमांड पूरे के पूरे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स में आग की लपटों की तरफ फैल जाती है। मतलब कि वो लोग भागने वाले भी है और साथ में वो सारे प्रैक्टिशनर्स को मारते हुए भी जाना चाहते हैं। लेकिन क्या लू फेंग उन सबको भागने देगा और क्या लू फेंग उन सबको अपनी आंखों के सामने उन सबको मारते देखेगा या फिर नहीं? अभी तो लू फेंग ने लेयर को सेटअप किया और अभी तक हमने उसके साथ फुल फॉर्मेशन की पावर्स को तो देखा भी नहीं है। एल्डर्स के रहते और साथ में लू फेंग के रहते हुए क्या वो सच में उतना कंप्लीट मास्टर कर पाएंगे या फिर नहीं, और क्या वो भाग पाएंगे, यही मेन सवाल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लू फेंग उन सबको भागने देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।